हेलो एवरीवन, वेलकम बैक आवर यूट्यूब एजुकेशनल चैनल। फ्रेंड्स, हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10 इकोनॉमिक्स का चैप्टर 2 जिसका नाम है राज्य एवं राष्ट्र की आय, हम लोगों ने इसका पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया है। आज हमारा दूसरा क्लास है जिसका नाम है पार्ट 2 और आज हम लोग राष्ट्रीय आय के बारे में पढ़ेंगे। हम कल के वीडियो में आय के बारे में पढ़े थे कि आखिर आय होता क्या है। आज हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय आय, यानी कि हमारी देश में, हमारे अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय जो है बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। जब हम किसी भी देश का अगर आर्थिक विकास को देखना चाहें तो उसमें भी राष्ट्रीय आय के बिना हम किसी भी देश के आर्थिक विकास को नहीं देख सकते हैं। और अगर हम आर्थिक प्रगति को भी देखें तो आर्थिक प्रगति को मापने के लिए भी राष्ट्रीय आय का महत्वपूर्ण स्थान होता है। इसलिए हमें राष्ट्रीय आय के बारे में जानना बहुत ही जरूरी है। तो राष्ट्रीय आय का मतलब किसी देश में एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं के कुल मूल्य से लगाया जाता है। कहने का मतलब हुआ कि हमारे देश में एक वर्ष के अंदर, आपको सिर्फ ध्यान रखना है कि यहाँ पे एक वर्ष होना चाहिए कि एक वर्ष में हमारा देश कितनी वस्तुओं का और सेवाओं का, कि वस्तुओं से वो के उत्पादन से उसे कितनी मूल्य की प्राप्ति होती है और सेवाओं से उसे कितना मूल्य मिलता है, वो दोनों को मिलाकर हम राष्ट्रीय आय को निकालते हैं। हमने पिछले क्लास में पढ़ा था कि बिहार में जो है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के अनुसार 11.3% राष्ट्रीय आय में वृद्धि दर है। हमने पिछले क्लास में पढ़ा था। तो कहने का मतलब हुआ कि हमारी एक संस्था होती है, हमारे देश में एक संस्था है जिसका नाम है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, यानी कि CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो संस्था है हमारे देश में राष्ट्रीय आय की गणना करती है। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि राष्ट्रीय आय की गणना निम्नलिखित में से कौन सी संस्था करती है, तो आपको याद रखना होगा कि CSO या केंद्रीय सांख्यिकी संगठन जो है यही राष्ट्रीय आय की गणना करती है। और यही बिहार में जो है राष्ट्रीय आय की जब गणना 2008-9 में हुआ था तो उसके अनुसार 11.0% जो था राष्ट्रीय आय में वृद्धि दर था और गुजरात में 11.05% जो है वृद्धि दर है, जो कि हमारे बिहार का पहला स्थान जो है गुजरात का है और दूसरा स्थान जो था वो बिहार का था। तो बस आपको इसमें इतना ही ध्यान रखना होगा कि राष्ट्रीय आय जो है किसी भी देश में एक वर्ष में कितना वस्तुओं का उत्पादन हो रहा है, कितना सेवाओं का उत्पादन हो रहा है और दोनों के योग को जब हम जोड़ देंगे तो हमारा राष्ट्रीय आय निकल जाएगा। ठीक है। दूसरे शब्दों में वर्ष भर में किसी देश में अर्जित आय की कुल मात्रा को राष्ट्रीय आय कहते हैं। यानी कि एक वर्ष में कितना अर्जित आय, कितना प्राप्त हुआ है, उसके कुल मात्रा को हम राष्ट्रीय आय कहते हैं। नेक्स्ट है नोट है, किसी देश का आर्थिक विकास उसकी राष्ट्रीय आय पर निर्भर करता है तथा आर्थिक प्रगति को मापने का सर्वोत्तम साधन राष्ट्रीय आय है। याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि राष्ट्रीय आय को मापने का, आर्थिक प्रगति को मापने का सर्वोत्तम साधन क्या है, तो ये है राष्ट्रीय आय। और किसी भी देश का आर्थिक विकास निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है, ऑप्शन में कुछ भी दे सकता है। तो याद रखिएगा कि किसी भी देश का जब आर्थिक विकास जो होता है वो उसकी राष्ट्रीय आय पर निर्भर करता है। हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था कि किसी भी देश का आर्थिक विकास के अनुसार ही हम किसी भी देश को विकसित या विकासशील देश की श्रेणी में हम रख सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट एक नोट है, श्रम एवं पूंजी के सहयोग एवं उपलब्ध प्राकृतिक साधनों के उपयोग से जो भौतिक किसे कहते हैं, जिसे मूल्य के रूप में आंका जा सके, यानी कि जिसको हम देख सकते हैं, और अभौतिक यानी कि ऐसी सेवाएं जो अदृश्य रूप से संसाधनों की वृद्धि करती हैं, के कुल मूल्य को ही राष्ट्रीय आय कहते हैं। अब ये लाइन को समझिएगा। जैसे हम किसी व्यक्ति का जो समूह होता है, व्यक्ति के समूह को मिलने से क्या बनता है,
किसी व्यक्ति के समूह के मिलने से एक एरिया बन जाता है। ठीक है, ये पूरे व्यक्ति के समूह से एरिया बना और फिर एरिया से क्या बन गया, ये राज्य बन गया और फिर राज्य से क्या बन गया, राज्य से देश बन गया। तो इस देश को बनाने के लिए हमें किस किस चीज़ की आवश्यकता पड़ी, तो हमें इस देश को बनाने के लिए व्यक्ति की समूह की आवश्यकता हुई, एरिया की आवश्यकता हुई, राज्य की आवश्यकता हुई, राज्यों के समूह की आवश्यकता हुई, तब जाके तो ये हमारा देश बना। ठीक वैसे ही राष्ट्रीय आय को बनाने के लिए, राष्ट्रीय आय को निकालने के लिए हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है, तो श्रम एवं पूंजी, यानी कि कितना मेहनत लग रहा है, कितना हम उसमें पूंजी लगा रहे हैं, सहयोग एवं उपलब्ध प्राकृतिक साधनों का उपयोग, यानी कि हम जो जितना भी संसाधन हो रहा है उसका हम उपयोग कितना कर रहे हैं, या तो हम वो भौतिक के रूप में कर रहे हैं या उसको हम अभौतिक के रूप में कर रहे हैं। ये दोनों को मिलाकर ही इसके कुल मूल्य को ही हम राष्ट्रीय आय कहते हैं। यानी अभौतिक ऐसी सेवाएं जो अदृश्य रूप में संसाधनों की वृद्धि करता है, जैसे में क्या हो गई, अदृश्य सेवाएं क्या हो गई, जैसे में कोई शिक्षक है, डॉक्टर है या इंजीनियर है, ये लोग क्या करते हैं, सेवाओं का मतलब क्या हो गया कि शिक्षक सेवा देते हैं, डॉक्टर भी सेवा देते हैं, इंजीनियर लोग भी क्या करते हैं, समाज में सेवा प्रदान करते हैं। तो शिक्षक हो गया, डॉक्टर, इंजीनियर, ये सभी जो है समाज के लोगों को अपनी सेवा देते हैं और सेवा देने के बाद क्या करते हैं, वो राष्ट्र को सुसंपन्न करते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार अगर ज्ञान और दक्षता से भी किए गए उत्पादन को हम राष्ट्रीय आय की श्रेणी में रख सकते हैं। तो ज्ञान कौन दे रहा है, हमें शिक्षक दे रहा है, तो ज्ञान और दक्षता से किए गए उत्पादन को हम राष्ट्रीय आय कहते हैं। नेक्स्ट है अल्फ्रेड मार्शल के अनुसार। एग्जाम में पूछता है कि अल्फ्रेड मार्शल के अनुसार राष्ट्रीय आय की परिभाषा क्या थी, तो ये सब आपको याद करना होगा। तो राष्ट्रीय आय की परिभाषा जो है अल्फ्रेड मार्शल ने क्या कहा था, किसी देश की श्रम एवं पूंजी का उसके प्राकृतिक साधनों पर प्रयोग करने से प्रतिवर्ष भौतिक तथा अभौतिक वस्तुओं पर विभिन्न प्रकार की सेवाओं का जो शुद्ध समूह उत्पन्न होता है उसे राष्ट्रीय आय कहते हैं। तो ये जो लाइन है, ये जो परिभाषा है, ये परिभाषा अल्फ्रेड मार्शल का है और ये परिभाषा आपको याद करना होगा, क्योंकि एग्जाम में कभी कहेगा कि अल्फ्रेड मार्शल ने राष्ट्रीय आय की क्या परिभाषा दी, या फिर प्रोफेसर पिगू ने राष्ट्रीय आय की क्या परिभाषा दी, या फिर फीसर ने राष्ट्रीय आय की क्या परिभाषा दी। तो ये तीनों के परिभाषा आपको याद करने होंगे। तो प्रोफेसर पिगू ने क्या कहा था कि राष्ट्रीय लाभांश किसी समाज की वस्तुनिष्ठ अथवा भौतिक आय का वह भाग है जिसमें विदेशों से प्राप्त आय को भी सम्मिलित होती है, जिसमें विदेशों से प्राप्त आय भी सम्मिलित होती है और जिसे मुद्रा के रूप में माप हो सकती है। देखिए, पिगू ने कहा था कि राष्ट्रीय जो आय है वह समाज की वस्तुनिष्ठ तथा भौतिक आय का भाग है, जिसमें पिगू ने विदेशों से जो आय प्राप्त हो रहे हैं उसको भी हमारे राष्ट्रीय आय में शामिल किया है। यानी कि विदेशों से क्या आय प्राप्त हो रहा है हमारे देश में, उसको भी सम्मिलित कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं, तो प्रोफेसर पिगू। नेक्स्ट एक नोट है, यदि देश की कुल पूंजी विदेशों में लगा दी जाती है तो उससे प्राप्त आय को भी राष्ट्रीय आय में जोड़ दिया जाता है। अब भारत की बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो विदेशों में काम करती हैं और उससे जो इनकम प्राप्त होता है उसे भी राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है। जैसे में इंफोसिस कंपनी हो गया, महिंद्रा ग्रुप हो गया, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड हो गया, ये सारी कंपनियां क्या है, भारत की कंपनियां हैं, लेकिन वो विदेशों में काम करती है और उससे जो आय प्राप्त होता है उसको भी हम राष्ट्रीय आय में जोड़ देते हैं। जैसा कि आपने यहाँ देखा था कि प्रोफेसर पिगू ने क्या कहा था, प्रोफेसर पिगू ने कहा था कि विदेशों से प्राप्त आय भी सम्मिलित होती है। तो विदेशों में क्या है, तो हमारी इंफोसिस कंपनी जो है जितना भी इनकम कर रही है उसको भी हम राष्ट्रीय आय में जोड़ देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोफेसर फीसर के अनुसार, तो वास्तविक राष्ट्रीय आय
वार्षिक शुद्ध उत्पादन का वह भाग है जिसका उस वर्ष के अंतर्गत प्रत्यक्ष रूप से उपभोग किया जाता है। किस वर्ष के अंतर्गत? तो एक वर्ष के अंतर्गत, यानी कि प्रोफेसर फिशर के अनुसार वास्तविक राष्ट्रीय आय वार्षिक का मतलब क्या हो गया? एक साल में, एक वर्ष में शुद्ध उत्पादन का वह भाग है, ठीक है, जिसका उस वर्ष के अंतर्गत प्रत्यक्ष रूप से उपभोग किया जाता है। यानी कि प्रत्यक्ष का मतलब हम देख रहे हैं और देख रहे हैं कि कितना उपभोग हो रहा है उस साल में, कितना हम लोग उत्पादन कर रहे हैं, उत्पादन का फिर कितना खर्च कर रहे हैं, उसके शुद्ध उत्पादन को प्रोफेसर फिशर ने राष्ट्रीय आय कहा है। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि प्रोफेसर पिगू, प्रोफेसर फिशर तथा अल्फ्रेड मार्शल, ये तीनों ने राष्ट्रीय आय की अलग अलग परिभाषा दी है और ये तीनों की ही परिभाषा हो सकता है आपके एग्जाम में पूछ दे, तो आपको ये तीनों की परिभाषाएं याद करने होंगे। उसके बाद नेक्स्ट है शुद्ध राष्ट्रीय आय, जिसको इंग्लिश में कहते हैं नेट नेशनल इनकम। ये क्या होता है? तो जब सभी भौतिक और अभौतिक सेवाओं से प्राप्त आय का कुल रूप से आकलन किया जाता है, तब उसे कुल उत्पादन कहते हैं और उत्पादन के क्रम में किए गए खर्चों को घटा देने के बाद जो बचता है उसे शुद्ध राष्ट्रीय आय कहते हैं। जैसे में आप समझ लीजिए कि शुद्ध राष्ट्रीय आय क्या हो गया। यानी कि अगर हम किसी भी चीज़ का उत्पादन कर रहे हैं, जैसे में हम किसी कपड़े का ही उत्पादन कर रहे हैं, तो उस कपड़े के उत्पादन में हमें कितना लेबर लगा, लेबर को हमने कितना पैसा दिया, इस कपड़े के उत्पादन में हमको कितना खर्च लगा, उस खर्च को घटा लेने से जो हमें इनकम प्राप्त हुआ है, मान लिया कि हम किसी कपड़े का प्राइस है 200 रुपये, ठीक है, ये कपड़े का प्राइस 200 रुपये है, लेकिन इस 200 रुपये में हमें लेबर को कितना देना पड़ा? 50 रुपये देना पड़ा। इसमें हमें कपास के लिए कितने, कपास खरीदने में हमें कितने खर्च हुए, तो ये टोटल उत्पादन को अगर हम घटा लेंगे, मान लीजिए कि कपास खरीदने में हमें 20 रुपये प्राप्त हुए, तो इसमें से हमें कितना 70 रुपये अगर घट गया तो इसका इनकम कितना हो गया? 130 रुपये। तो जो 130 रुपये हो गया वही हो गया शुद्ध राष्ट्रीय आय। यानी कि पूरे कपड़े का जो दाम हो गया वो 200 रुपये और उसमें से हमने कितने, हमको यानी कि कपड़े के एक टी शर्ट के उत्पादन में हमें 200 रुपये टोटल खर्च लगे और इस खर्च में हमें कितना मजदूरी लगा, कितना हमें एक्स्ट्रा खर्च लगा, उसको घटाने के बाद जो हमें इनकम प्राप्त होता है उसे ही हम शुद्ध राष्ट्रीय आय कहते हैं। ठीक है, तब तक के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।